नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं ब्यूटी एंड द पॉइजन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो अमीर आदमी के बेटों में भी मेशू का इंजेक्शन लगने के बाद स्पष्ट बदलाव दिखाई दिए। वे दोनों न केवल दिखने में अलग लग रहे थे बल्कि एनर्जी से भी भरे हुए थे। वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी माँ को लिविंग रूम में नाचने के लिए खींच लिया और बड़े बेटे ने अचानक मौका पाकर अपनी माँ को मेशू की एक सुई लगा दी। और अमीर आदमी ने पहले देखा कि दोनों बच्चे जैसे अचानक बहुत अमीर हो गए हों और वे पहले की तरह 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 के नशों और भोग विलास में डूबे हुए नहीं थे। उसने मजाक में यह भी कहा कि उसने अपनी कुछ संपत्ति विदेश के बैंक खाते में इसलिए ट्रांसफर कर दी क्योंकि उसे डर था कि ये दोनों शरारती बच्चे एक दिन घर भी गवा देंगे। जब माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो बड़े बेटे ने कहा कि उन्होंने बैंक्वेट हॉल में एक खास सरप्राइज तैयार किया है और वो चाहता है कि उसके पिता खुद जाकर उसे देखें। उसने ईमानदारी से कहा कि ये तोहफा परिवार को खुश कर सकता है और अमीर आदमी थोड़ी जिज्ञासा के साथ बैंक्वेट हॉल में गया और वहां एक खूबसूरत लेकिन ठंडे स्वभाव वाली महिला को खड़ा पाया। अमीर आदमी ने एक पल के लिए सोचा कि ये वही महिलाएं होंगी जिन्हें उसके दोनों बेटों ने ढूंढा है और वो उन्हें पैसे देकर छुटकारा पाने को तैयार था। लेकिन उस महिला ने धीरे धीरे मुंह खोला और ठंडे स्वर में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसके दोनों बेटे अपनी जिंदगी में कभी किसी काम में सफल नहीं हुए लेकिन आज उन्होंने आखिरकार एक काम पूरा कर लिया है। ये सुनकर अमीर आदमी स्तब्ध रह गया और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी ये खूबसूरत महिला उसकी अपनी पत्नी है। उसने जल्दी से उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की और दावा किया कि उसने अपने बेटों को ऐसा कुछ करने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी सफाई को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार ये सब दो बच्चों की इम्पल्सिव हरकत का नतीजा नहीं था बल्कि उनके पिता द्वारा भरे गए उस विचार का परिणाम था जिसमें वो मानता था कि सो कॉल्ड परफेक्शन हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। फिर अमीर आदमी आगे बढ़ा और माहौल को शांत करने के लिए उसे गले लगाने की कोशिश की। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में विनती और वादा झलक रहा था। उसने कहा कि वो अब कभी किसी दूसरी महिला से संपर्क नहीं करे, लेकिन उसके सामने खड़ी पत्नी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी अजीब सुरंग में बंद हो गई हो, जैसे कोई कैदी जो किसी ऐसी चीज में फंस गया हो जो उसकी अपनी नहीं है। उसने कहा कि उसकी सारी मेहनत, वो सारी जिंदगी और शोहरत जिसके लिए उसने संघर्ष किया, जीवन के वे निशान जिन्हें उसने संजोया, गर्भावस्था के दौरान बने टैटू जैसे दाग और वे लकीरें जो समय ने धीरे धीरे उसके शरीर पर उकेरी, सब इस दवा के कारण मिट गए। वे पल जो कभी उसके थे आसानी से उससे छीन लिए गए। उसने धीरे धीरे कमरे में रखी उन प्राचीन वस्तुओं की ओर इशारा किया। कोने में रखी वो मूर्ति 18वीं सदी के फ्रांस से आई थी और शादी के 12 कठिन साल पूरे होने के बाद उस दौर की याद में खरीदी गई थी। सिर के ऊपर टंगी वो नाजुक इटालियन झूमर 19वीं सदी में बनी थी और 100 साल से अधिक समय से नरम और गर्म रोशनी बिखेर रही थी। उसके लिए इन कला वस्तुओं की असली कीमत उन पर समय द्वारा छोड़े गए निशानों में थी जिन्होंने उन्हें असली मूल्य और सुंदरता दी थी। फिर पत्नी ने अपनी सबसे पसंदीदा फूलदान को जमीन पर दे मारा और वो पल भर में टुकड़ों में बिखर गया। वो फूलदान महंगा नहीं था, बस तब खरीदा गया था जब वे पहली बार मिलने के 3 महीने बाद एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से यूं ही ले आए थे। वो उस दिन को याद करते हुए मुस्कुराई और सोचा कि अगर वो उस दोपहर में वापस जा सकती तो शायद वही जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता। ये कहते ही उसने एक तेज टुकड़ा उठाया और सबके संभलने से पहले ही अपने गले पर चला दिया। दूसरी ओर बेला ने आखिरकार कार्ड पर दिए गए कॉर्नर से संपर्क करने की हिम्मत जुटाई। मुलाकात के समय कॉर्नर कुछ असहज दिख रहा था। उसने कहा कि उसे अब भी लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है क्योंकि बेला जैसी लड़कियां पहले उसकी जिंदगी में उससे बात ही नहीं करती थी। कुछ महीने पहले वो लगभग 300 किलो वजनी था और बचपन से किसी भी खाने का विरोध नहीं कर पाता था। खुद को बदलने के लिए उसने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई, एक्स्ट्रा चर्बी हटाने का ऑपरेशन कराया, लेकिन उसके बाद दर्दनाक जटिलताएं शुरू हो गई। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि चलना भी मुश्किल था और कई बार रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी दूसरों की मदद चाहिए होती थी। बाद में उसने तरह तरह की वजन घटाने वाली दवाएं आजमाई, लेकिन दुर्भाग्य से उसे गंभीर सूजन हो गई और दवा बंद करनी पड़ी। मजबूरी में उसने किस्तों पर कर्ज लेकर 3 क्रेडिट कार्ड पूरी तरह भर दिए। तब जाकर उसे मेशू का एक इंजेक्शन लेने का मौका मिला। कॉर्नर ने बताया कि वो अब जो कुछ कर रहा है वो काफी हद तक उस भारी कर्ज को चुकाने के लिए है, लेकिन उसके पास मेशू को क्लिनिक से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर बेला को ये बदलाव चाहिए तो उसे खुद कोशिश करनी होगी। ये सुनकर बेला हिचकिचाई क्योंकि उसने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। कॉर्नर में समझाया कि ये संक्रमण गर्भावस्था का कारण नहीं बनेगा क्योंकि वायरस शुरुआती चरण में ही किसी भी संभावित निषेचन प्रक्रिया को नष्ट कर देता है। उसे आश्वस्त करने के लिए उसने पिछले हफ्ते की पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई जिससे साबित हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। वायरस की मात्रा स्थिर रखने के लिए उसने चुपके से खुद को क्लिनिक में एक और इंजेक्शन लगाया था और अब वो अपने शरीर में और अधिक एनर्जी महसूस कर रहा था। ये कदम जोखिम भरा था, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली संस्करण उन लोगों तक पहुंचाना चाहता था जो इसे आजमाने को तैयार हो। ये सब सुनने के बाद बेला भी प्रभावित हुई और चाहे खतरा कितना भी कम क्यों ना हो, उसने अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका लेने का फैसला किया। दोनों एक होटल में कमरा लेकर
लेकर गए और घर लौटने के बाद बेला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपने शरीर में होने वाले बदलाव का इंतजार करने लगी। रात होते होते उसके शरीर से लगातार पसीना बहने लगा और फिर उसके हाथ पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। अगले दिन बेला की माँ को स्कूल से फोन आया कि उसकी बेटी बिना वजह एब्सेंट है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंची और देखा कि कमरे में सन्नाटा है। जैसे ही दरवाजा खोला गया वो स्तब्ध रह गई। कमरा अस्त व्यस्त था। फर्श और चादरों पर हर जगह खून के धब्बे थे। तभी उसकी नजर फर्श पर फैली एक चिपचिपी लकीर पर पड़ी जो अलमारी तक जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक मांस का ढेर सिकुड़ा हुआ पड़ा था जिसकी मानव आकृति पहचान में नहीं आ रही थी। त्वचा पिघली हुई सी एक दूसरे पर चढ़ी थी। फिर भी वो अजीब मांस का ढेर हल्का हल्का हिल रहा था और माँ का नाम पुकार रहा था। बेला एक ही रात में विकृत राक्षस में बदल चुकी थी। उधर कंपनी के मेन ऑफिस में अमीर आदमी अपने अधीनस्थों की आपात रिपोर्ट सुन रहा था। रिसर्च टीम ने पुष्टि की कि कुछ लोगों के शरीर में मेसोथेलियोमा अनियंत्रित रूप से प्रकट हो रहा है। ये न केवल असामान्य उम्र संबंधी बदलाव ला सकता है बल्कि गंभीर शारीरिक विकार भी पैदा कर सकता है। बेला उन चरम मामलों में से एक। फिलहाल दुनिया भर में 6 मिलियन से अधिक मामलों का परीक्षण किया जा चुका है। शुरुआती सफलता दर लगभग 83% है, लेकिन शरीर के माध्यम से संक्रमण में उत्परिवर्तन की संभावना काफी अधिक है और लक्षण भी ज्यादा गंभीर है। अब तक सिस्टम ने लगभग 4,50,000 असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की है, जिनमें से करीब 50,000 लोग सामूहिक मुकदमे दायर कर रहे हैं। जैसे जैसे और मामले सामने आ रहे हैं, मुकदमे में शामिल लोगों की संख्या स्पष्ट रूप से लगातार बढ़ती जाएगी। संघीय एजेंसियों ने पूरी तरह जांच शुरू कर दी है और 8 राज्यों के प्रोसिक्यूटर भी मुकदमे दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो पहले यूएस साउथ योजना का समर्थन करते थे, उनका रुख भी काफी बदल गया है। रक्षा मंत्री द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद वो अचानक 9 साल के बच्चे में बदल गए और सीनेट के एक सदस्य की पत्नी को गंभीर दुर्घटना के कारण आपातकाल में अस्पताल भेजना पड़ा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने समस्या की गंभीरता को महसूस करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वो अब इस परियोजना का समर्थन नहीं करेंगे और खाद्य एवं औषधि प्रशासन भी कल से यूएस साउथ के परमिट को रद्द कर उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अचानक आए इस बड़े संकट का सामना करते हुए अमीर आदमी ने तुरंत बिक्री रोकने, सभी संबंधित क्लिनिक बंद करने और असफल मरीजों को संतुष्ट होने तक मुआवजा देने का वादा किया। जिन लोगों को सफलतापूर्वक इंजेक्शन लगाया गया है, उन्हें शारीरिक स्थिति स्थिर रखने के लिए लंबे समय तक मुफ्त एंटी डिप्रेसेंट दवाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे ही निदेशक मंडल की बैठक रिलेटिवली शांत थी, बड़ा बेटा डायना के साथ अचानक मीटिंग रूम में घुस आया। उसने अपने पिता द्वारा यूएस साउथ योजना छोड़ने का कड़ा विरोध किया और कहा कि कंपनी को इसे जारी रखना चाहिए। यूएस साउथ शुरू होने के बाद से कंपनी ने अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है। अगर इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया तो न केवल भारी नुकसान होगा बल्कि पूरी कंपनी लंबे समय तक घाटे में जा सकती है। हालांकि पत्नी के साथ हुई घटना के बाद अमीर आदमी की मानसिकता काफी बदल चुकी थी। सबसे एडवांस डॉक्टरों की कोशिश से उसकी पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन वो अब भी अस्पताल में बेहोश पड़ी है। इससे उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किस कीमत को जन्म दिया है। इस खतरनाक स्थिति को बनाए रखने के बजाय उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। इससे वो कंपनी को फिर से नए सिरे से खड़ा करने और सभी संसाधन जियाओ के विकास में लगाने के लिए अधिक दृढ़ हो गया, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहता है। डायना ने तब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर वायरस की संरचना का गहराई से विश्लेषण करने का सुझाव दिया। वो नैनो टेक्नोलॉजी के मूल ढांचे की नींव भी तैयार कर रही है, जो शायद वायरस से हुए प्रभाव का इलाज कर सके और उसे उलट भी सके। अमीर आदमी ने तुरंत इस शोध में भारी संसाधन निवेश करने और परियोजना को पूरा समर्थन देने पर सहमति दे दी। हालांकि उसका बड़ा बेटा अब भी उसके फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो यूएस साउथ से होने वाले विशाल लाभ को छोड़ना नहीं चाहता था। बेटे की जिद के सामने अमीर आदमी का रवैया बेहद ठंडा हो गया। उसने स्पष्ट कहा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण केवल एक ही बात है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी पत्नी को बचाना। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। चूंकि उसका बेटा हमेशा से उसके बिजनेस एम्पायर को विरासत में लेना चाहता था। फिर कुछ दिनों बाद गोदाम से 4 लोगों को डायना के घर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अमीर आदमी का बड़ा बेटा भी डायना के साथ मौजूद है। उसके बयान में उसके पिता द्वारा छोड़ा गया संकट अब साफ करना मुश्किल हो चुका था और हाल की कार्रवाइयों ने उसका असली चेहरा पूरी तरह उजागर कर दिया था। बेटे की नजर में अमीर आदमी बहुत पहले ही अपनी नैतिक सीमा खो चुका था। यहाँ तक कि उसकी माँ को दवा दिया जाना भी उसके पिता की वजह से ही हुआ था। उसके अनुसार उसका पिता स्वार्थी है। वो मानता है कि अमीर आदमी कभी अपनी शक्ति नहीं छोड़ेगा, इसलिए एकमात्र तरीका है उसे पूरी तरह खत्म कर देना। इस योजना में कूपर और अन्य लोगों को दुनिया बचाने वाले हीरो के रूप में बताया गया और उन्हें सभी आवश्यक संसाधनों का समर्थन देने का वादा किया गया। इनमें सबसे नया विकसित चिकित्सीय एंटीडोट भी शामिल था। कूपर ने सुना कि वो वापस सामान्य हो सकता है और तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन जॉर्डन ने भरोसा नहीं किया। डायना ने तब एंटीडोट के बारे में समझाया। अमीर आदमी का साइंटिस्ट रे की अत्यधिक दवा के कारण दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सी
छिपी जानकारी मिली। जब रे वायरस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था तब शायद उसने गलती से एक संभावित रिवर्स मैकेनिज्म खोज लिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। बड़े बेटे ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि कूपर को दवा दी गई है, इसलिए यदि वे सहयोग करेंगे तो उन्हें न केवल एंटीडोट के मजबूत संस्करण का समर्थन मिलता रहेगा बल्कि वे एंटीडोट लेने वाले पहले व्यक्ति भी बनेंगे। आधिकारिक इंजेक्शन से पहले डायना ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। उसने कहा कि एआई ने सभी डेटा पर अनगिनत सिमुलेशन किए हैं और हर मॉडल दिखाता है कि ये रिवर्स मैकेनिज्म सफल होने की संभावना रखता है, लेकिन वास्तविक मानव परीक्षण से पहले कोई भी परिणाम की 100% गारंटी नहीं दे सकता। अंत में कूपर ने इंजेक्शन लेने का फैसला किया। जैसे ही एंटीडोट उसके शरीर में गया, कुछ ही सेकंड में उसका शरीर हिंसक प्रतिक्रिया देने लगा। कुछ घंटों बाद डायना तीनों को एक क्वारंटीन कमरे में ले गई, जहां दिखाया गया कि कूपर का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मांस का ढेर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई जीव जन्म लेने की प्रक्रिया में हो। डायना उस परिचित और अपरिचित रूप को देखकर कूपर का नाम पुकार उठी। उसी क्षण उस मांस के ढेर की सतह पर हल्की दरार पड़ी और उस दरार से एक नया शरीर धीरे धीरे बाहर आने लगा। लेकिन जब सबने उस चेहरे को देखा तो उनके चेहरों पर भय की झलक साफ दिखाई दी। ब्यूटी एंड द पॉइजन का पहला सीजन गहरे विरोधाभास के साथ समाप्त हुआ। पहले सीजन के अंत में कूपर का पुनर्जन्म गहरा सस्पेंस छोड़ जाता है। क्या एंटीडोट सच में इस म्यूटेशंस को उलट पाएगा? वायरस का भविष्य और मानव शरीर की सीमाएं, क्या इन्हें फिर से चुनौती दी जाएगी? यही सब दूसरे सीजन के लिए और अधिक रहस्य छोड़ जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली